नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनियन कौंसिल हमरूता का इंतहाई पसमानदा तरीन इलाका है हथलाना। यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ की समाजी और सियासी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, कैप्टन रिटायर्ड सरदार इस्माइल खान। उनसे बात करते हैं यहाँ के क्या बुनियादी मसाइल हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू वेरी मच जनाब सखावत सदूदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप दूर अफ्तादा इलाके में एक पसमानदा देहात में तशरीफ़ लाए और हमारे हकूक़, हमारे मसाइल को सुना और इनको ऑन एयर किया। कैप्टन साहब, ये बताएं आपके इस इलाके के जो बुनियादी मसाइल क्या हैं। 2 साल यहाँ पे हुकूमत को भी हो चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त यहाँ के जो मसाइल हैं, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सबसे बड़ा इशू है, ये फौरी तौर पे हल होना चाहिए? इस पर क्या कहना चाहिए? सर जी, यहाँ का जो बुनियादी मामला है रोड का है। अगर रोड जब होगी तो हमारे बच्चे यहाँ से जाकर मंडोल कॉलेज में पढ़ सकते हैं, और रोड होगी तो हमारा इलाज मालजा भी मंडोल चलो गाड़ी के जरिए हम चले जाएंगे। हमारा बुनियादी जो मामलात है वो रोड का है। बाद अज़ां हमारा जो प्राइमरी स्कूल है, जहाँ एदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल अज़ीम सीखने के लिए ही हमारे पास कोई जगह नहीं है। ज़रूर समर किया कि फिल 4 रोड और एक प्राइमरी स्कूल दिया जाए। पुख्ता रोड यहाँ हर सूरत चाहिए। हुकूमत से आप क्या डिमांड करना चाहते सर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इलेक्शन मैंने सरदार फ़हीम अख्तर रबानी से बात की थी कि अपर बेल्ट में सब काम हो चुके हुए हैं और लोअर बेल्ट पसमानदा है। मौसूफ का कहना था कि इस दफ़ा कैप्टन साहब हमारा जो प्रोग्राम है, हमने लोअर बेल्ट से ऊपर काम शुरू करने हैं। वेयर एज कि आज तक इस एरिए में कोई काम शुरू नहीं हुआ। फारूक अहमद ताहिर के दौर में जो ठंडी कस्सी से रोड आ रही है हमारी मस्जिद के करीब, ये रवा दवा था काम, और दोनों काम रुके हुए हैं। 2 ठेकेदार मस्जिद रोड तक दोनों काम रुके हुए हैं। जब से गवर्नमेंट बनी है मुतअद्दिद बार फारूक अहमद ताहिर को कारी अदरीस के हवाले से जो है परियोड के मकाम पर कारी अदरीस मिले हैं उनको। मैं और कारी अदरीस बलोच रेस्ट हाउस बैठक रेस्ट हाउस में उनको मिले। हर मरतबा यही कहा, बस कैप्टन साहब फिक्र मत करें, कारी साहब बस काम हो जाएगा। मगर आज जवानों के जो जज्बात हैं, ये देखकर हम उन जवानों के आगे मजबूर हैं। उनको क्या, उनके जज्बात को हम क्या कह सकते हैं। जवान तो मैदान में निकल आए हैं। अब जिस तरह आपने भी बात की, इन्होंने बात की, इन्होंने साहब ने जो हमारे चीफ गेस्ट थे कि भाई ये आवाज़ हम ऊपर तक ले जाएंगे, अब मिटती नहीं है। इसको इस तरह हल किया जाए कि जिस तरह इंतहाई निगाहदाश्त के अस्पताल में मरीज की देखभाल की जाती है, इसी तरह अथराने की देखभाल की जाए। बसूरत दिगर हम किसी को थ्रेट नहीं करते कि पता नहीं क्या कर देंगे। बसूरत दिगर नौजवानों ने यही अगली प्रोग्राम तय कर दिया है। जिस तरह हमारे हवलदार मजीद साहब ने बात की कि हम पैसों के जरिए काम जमा करके करेंगे। इस मुश्किल दौर में जहाँ आटे की थैली 3000 रुपये मिलने लगी है, अब वहाँ किधर हम पैसों से करेंगे। जिस तरह आफो साहब ने बात की, रुखसार साहब ने, कि ये मिनिस्टर क्यों बनते हैं। बिशारत साहब ने बात की कि इनकी क्या जरूरत है अगर खुद ही बनाना है तो। लिहाजा उन तक हमारी ये आवाज़ जाए कि नौजवान चूंकि मैदान में हैं, हम इनके आगे कोई खड़ा नहीं होना चाहते। लगी लिपटी बात का वक्त अब खत्म हो गया है। जिस तरह एक और बात हुई कि आप फारूक अहमद ताहिर भी बाख्तियार हो गए, क्योंकि उनका भी हुकूमत जो बनी है उनमें शमूलियत हो गई है। उनसे भी हमारी इल्तमास है। अथराने से एक दफ़ा वो 90% कहते थे कि मैंने वोट अथराने से लिए। अब फ़हीम अख्तर रबानी 90% ले गए। ये 90% वोट जो गाँव देता है उसमें काम ना करना, ये कौन सी नाइंसाफ़ी है। ये कौन सी, मैं इसे अगर कोई और लफ्ज़ कहूँ तो ये ज़रा बुरा लगेगा। शाम का वक्त है और आज तक हमारे इलाके को इग्नोर किया गया हुआ है। और हरावल दस्ते के सिपाही जब इलेक्शन होता है, मैं पनाखा में तकरीर मारता हूँ, मैं नालिया में तकरीर मारता हूँ, मैं ममनूटा में तकरीर मारता हूँ, मैं बलोच में तकरीर मारता हूँ कि ये इसको बनना चाहिए, इसको बनना चाहिए, इसको बनना चाहिए। जब काम का वक्त है हमारे पास कोई भी नहीं आया। और जब बलदियाती इंतखाब हुए, टोटली तौर पर हम लोगों को इग्नोर किया गया। हमने जब एहतजाज किया वो हमारे पास आए और कहा रोड उठाना रोड। मेरी जिम्मेदारी है कैप्टन साहब, आप बगावत ना करें। मैंने बगावत नहीं की। मैं आज भी उनको सलूट पेश करता हूँ। उस पार्टी को मजबूत करने के लिए तैयार हूँ, मगर बावजूद इसके हमें इग्नोर किया जा रहा है। हम चावड़ा वालों का सहारा ले रहे, छतरेड़ी वालों का सहारा ले रहे। क्या हम यहाँ कोई बेगारी बैठे हुए हों? इंशाअल्लाह अज़ीज़ आमदा इलेक्शन में जिस तरह अगर खुदा न खास्ता यही सूरत हाल रही, मैं अवाम के तवस्सुत से, इलाके के तवस्सुत से पार्लियामानी इलेक्शन के लिए कागज जमा कराऊँ। यहाँ की एक आवाज़ बने हुए हैं, अथलाना की आवाज़ सोशल सेक्टर प्लेटफॉर्म भी आपने तश्कील दे रखा है। आपके इस इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया मोहतरम सखावत सदूदी साहब, आप यहाँ आए हैं। बेसिकली हमारे मसाइल आप ज़्यादा वाकिफ़ हो गए हैं। जितने चक्कर आपने लगाए हैं, आपने देखा है,
اور چونکہ آپ جب الیکشن کے لیے امیدوار تھے تو آپ نے میرے خیال میں ہار گار گئے ہیں اور یہاں کے جو مسائل ہیں آپ ان سے بخوبی واقف ہیں. لیکن میں چونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ لاہور میں رہتا ہوں اور میری سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ یہاں روڈ کا مسئلہ ہے اور پختہ روڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں تقریباً دو گھنٹے پیدل سفر کرنا پڑتا ہے. مریضوں کو بھی لے جانے میں بالکل ہمارے جو مریض ہیں اسپیشل ان کو کندھے پہ اٹھا کے ہاسپٹل تک لایا جاتا ہے اور ہمارے نوجوان شاید ان مریضوں کے ساتھ وہ نوجوان بھی مریض بن گئے. تو میں کیا مسائل ہیں آپ کے اس علاقے؟ یہاں پختہ روڈ نہیں ہے, یہاں سکول نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کوئی بنیادی سہولت نہیں ہے. ایک کچا ٹریک ہے جو اندروٹ سے اتھلانہ عظیم شہید چوک تک اویلیبل ہے, لیکن اس کو ہماری موجودہ حکومت اور فہیم اختر ربانی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اس عظیم شہید چوک جو منڈول والی روڈ ہے اس کو ٹھنڈی کسی روڈ جو مسجد یہ ناڑگ والا مسجد تک اویلیبل ہے ان کو لنک کیا جائے. اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو جو کمنگ بجٹ ہے اس میں شامل کیا جائے, کیونکہ اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو روڈ ہے اندروٹ سے اتھلانہ اور یہاں سے اگر یہ لنک ہوتی ہے تو یہ کوریڈور بنتا ہے اور اس کا نہ صرف اہلیان اتھلانہ کو فائدہ ہے بلکہ یہ پونچھ کے جو لوگ ہیں وہ اسی رستے کو اسی روڈ کو استعمال کرتے ہوئے ایک دفاعی صورت بھی بن سکتی ہے, کیونکہ یہاں پہ شیلنگ بھی ہوتی ہے پونچھ کے علاقوں میں, تو یہ جو ٹریک ہے اس سے ہمارا جو دفاع کا نظام بھی ہے اس میں بھی بہتری آ سکتی ہے, لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی بالکل ایسے بھی ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو یہ وزٹنگ پوائنٹ ہے 4 یارڈ, تو اس کے لیے بھی یہ جو وے ہے یہ زبردست ہے اور یہ کوریڈور بنے گا انشاءاللہ. اور میری موجودہ حکومت سے اسپیشلی درخواست ہے کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں یہ لازمی شامل کرے. اور یہ جو لوگ اہلیان اتھلانہ میں کثیر تعداد میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جرگے میں بھی شریک ہوئے ہیں, ان کا ایک ہی مسائل ہے کہ ان کی ایک ہی آواز ہے کہ اتھلانہ کو حقوق دو, ہم جینا چاہتے ہیں. ہم بھی علاقے میں مسائل کیا ہیں یہاں کے بزرگوں کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے انہوں نے بڑی ناگفتہ بے حالت میں اس علاقے کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی, منڈول میں کاروبار کرتے رہے لیکن اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتے ہوئے اس علاقے کے لیے روڈ جو ہے اس کا کام کیا. تو کیا مسائل کیا ہیں ابھی بھی آپ کی نظر میں اس علاقے میں؟ سر یہاں کے یہ مسائل ہیں روڈ کے. دوسرے نمبر پہ یہاں سکول نہیں ہے, ڈراپنگ پوائنٹ نہیں ہے, اور ہمیں مریض جو ہے یہاں سے کندھے پہ اٹھا کر تو منڈول تک لے جانا پڑتا ہے, اور جاتے جاتے ڈسٹ پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے. منڈول کا مریض اتنے ٹائم پہ پنڈی پہنچ جاتا ہے. اگر ہمیں روڈ ہو تو ہمارا مریض جو ہے آسانی سے وہ پنڈی میں پہنچ سکتا ہے. روڈ کی وجہ سے ہمیں راستے پہ ہماری ڈیتھ پوائنٹ ہوتی ہیں اور ڈراپنگ پوائنٹ ہمارے پاس نہیں ہے. یہاں سے ہمیں جا کر منڈول سے آٹا لینا پڑتا ہے اور 200 روپیہ زیادہ قیمت پہ یہاں ہمیں. سارے مسائل کو لے کر حکومت سے کیا ڈیمانڈ کرنا چاہیں گے؟ ہم یہ ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ ڈراپنگ پوائنٹ ہو اور ہماری فرسٹ ایڈ یہاں پہ ہو. ہمارا سب سے پہلے روڈ کا معاملہ ہے, وہ روڈ یہاں پہ ہونی چاہیے. اور ہمارے جو مریض ہیں جیسے ہماری مستورات ہیں ان کے معاملات ہیں وہ راستے میں پوری تفصیلوں بات تو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. کم از کم ہم بھی زندہ رہنے کا یہ حق رکھتے ہیں یہاں کے لوگ. یہاں پہ فرسٹ ایڈ پوسٹ ہونی چاہیے, فرسٹ ایڈ پوسٹ ہونی چاہیے, وہ تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے نا. اور یہ جس طریقے سے منڈول کے لوگ زندہ رہنا چاہتے یہ حقوق ہمارے بھی ہیں. اور ہم یہاں سے ٹھنڈی گسی میں جا کر, ہمارا پولنگ اسٹیشن ٹھنڈی گسی میں ہے جبکہ وہ یہاں پہ ہونا چاہیے, وہ وہاں جا کر ہمیں ووٹ جو پول کرنے پڑتے ہیں اور بوڑھے لوگوں کا وہاں پہ جانا ناممکن ہوتا ہے.
और यहाँ पे गाड़ी जो है उसका भी हमारा खुद अपना बंदोबस्त करना पड़ता है, उस पर बैठकर जाकर हमें वोट जो हैं ठंडी किसी में मतलब पोल करने पड़ते हैं हमें। लिहाजा सबसे पहले हमारी रोड की ज़रूरत है। जैसे यहाँ 1 किलोमीटर की बात है वो नारग वाला मस्जिद से यहाँ तक, बल्कि हमारी फजल शाह साहब की ज़ियारत है मंडोल के आखिरी और हमारे हदूद में हल्का नंबर 1 और हल्का नंबर 6 की, वहाँ तक हमारी इस रोड को अभी जल्दी से जल्दी यहाँ किया जाए ताकि ये हमारी मुश्किलात जो है वो आसानी। इस इलाके के बुनियादी जो मसाइल हैं हमारे, तालीम, उसके बाद जो है ना डिस्पेंसरी नहीं है और अस्पताल यहाँ से बहुत दूर हैं। कोटली में अस्पताल है, यहाँ से हम मरीज़ को कंधे पे उठाते हैं तो जितनी देर में हम जिधर गाड़ियाँ या सड़क है वहाँ पे पहुँचते हुए हमें 3-4 घंटे हमारे यहाँ लग जाते हैं। कुछ मरीज़ों की तो जान ही निकल जाती है रास्ते में। तो जनाब मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश हमने पहले बहुत की है कि हमारे ये मसाइल हल करें, बल्कि बहुत जगहों पे जो है ना आए हैं वो फैम साहब, तो उनसे हमारी ये मुलाकात होती रही है। तो उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि जी मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जब वो मुजफ्फराबाद चले जाते हैं तो सब कुछ वो भूल जाते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता है कि आप क्या डिमांड कर रहे हैं? किसी मैं ये डिमांड करना चाहूँगा उनसे कि वो जो उन्होंने वादे किए थे हमारे साथ जब वो इलेक्शन मुहिम चल रही थी, जब वो मिनिस्टर बने हैं, तो उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे वादे किए थे कि ये फुट ब्रिज है हमारा इधर, यहाँ से मुस्लिम हमारे बच्चे मस्जिद में पढ़ रहे हैं, जब बारिश होती है तो बच्चे मस्जिद में नहीं जाते हैं क्योंकि बारिश जब आ जाती है नाला आ जाता है। ये भी उन्होंने हमारे साथ वादा किया था। उसके अलावा रोड का तो उन्होंने कहा था जी ये हर 2 सूरत में मैं आपको ये करके दूंगा, लेकिन उन्होंने कोई काम कुछ काम नहीं हुआ है। तो क्या आप समझते हैं कि फौरी तौर पर ये जो बजट है कमिंग उसमें शामिल किया बिल्कुल शामिल किया जाना चाहिए, पहले शामिल करना चाहिए था। ये उनको हमने कमेटी बना के दी हुई है और उन्होंने फिर हमें फ़ोन भी किया था कि जी आपको पैसे हम अलाट कर रहे हैं, ये पैसे हमने रखे हुए हैं, उसका भी हमें बताया जाए कि वो पैसे हैं नहीं है, वो हमारी कमेटी जो हमने दी हुई है तो उसका भी बताएं। और आगे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे इलाके की डेवलपमेंट्स के लिए वो अपना भरपूर। मेरे साथ यहाँ की सियासी और समाजी शख्सियत अमीन एडवोकेट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अथलाना से ताल्लुक़ रखते हैं, बलोच में वकालत के शोबे से वाबस्ता हैं, सियासी और समाजी शख्सियत हैं। तो उनसे बात करते हैं। आपके इलाके में पसमानदगी नज़र आ रही है, दूर अफ्तादा इलाका हमारा, इस यूनियन कौंसिल का राब्ता मुनक़ता है, क्या कहना चाहेंगे? सखावत साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बुनियादी तौर पे जो बुनियादी सहूलियात हैं लोगों की वो नहीं है, स्कूल नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, और बिजली अगर है तो उसमें पोल नहीं है। तो ये जो ठंडी कसी है 7 किलोमीटर दूर जाके पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमारे लोग वोट दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग हो, स्कूल की बात कर रहा हूँ, वो होनी चाहिए। और उसके बाद मेन जो प्रॉब्लम है हमारा, जब रोड होगी तो फिर सारा कुछ हो जाएगा। और रोड किसने देनी है? वो हुकूमत ने देनी है। सिटिंग मिनिस्टर है हमारे फ़हीम रब्बानी साहब। मैं फ़हीम रब्बानी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके तवस्सुत से उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमसे वादा भी किया हुआ है। और वो जब जिला डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर का मैं इलेक्शन में था और वो मेरे घर आए और उन्होंने हमसे वादा किया हुआ कि आपको 2 किलोमीटर रोड देंगे। तो अगर मैं वो रोड मिल जाती है हमारे लोगों को तो वो फिर मंडोल के साथ लिंक हो जाएगी और इसमें लोगों को राशन की सहूलत होगी, पेशेंट जो मरीज़ जाते हैं उनकी सहूलत हो जाएगी। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि फ़हीम रब्बानी साहब से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर जो अभी नए हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे तरजीह बुनियादों पे जो आज़ाद कश्मीर का जो बजट है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, मुश्किल इलाका है, दूर अफ्तादा इलाका है, और इसमें यहाँ पे खुसूसी बजट यहाँ पे लगाए और रोड बनाएं, स्कूल बनाएं और दीगर जो मामला बेशुमार मसाइल हैं। ना सड़क है, ना स्कूल है, ना डिस्पेंसरी है। बिजली के पोल 2006 में शायद मिले थे और वो उनके ऊपर ही, उन पोलों के ऊपर ही बिजली फ़िलहाल चल रही है। इन सारे मसाइल को लेकर हुकूमत से क्या डिमांड करना? हुकूमत से डिमांड जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है
मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने यहाँ से बहुत सारे वादे किए थे कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है। जितने काम सरदार फारूक अहमद ताहिर ने किए हुए थे या पुख्ता रोडें दी थी उनके काम बंद हैं। मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो जो काम उन्होंने सड़कें की हुई थी या वो काम शुरू था वो काम बंद है तो उनको फौरी पैसे रिलीज़ करें ताकि वो उन पर काम हो। यानी कि फौरी तौर पे जो हथलाना के इलाका है यूनियन काउंसिल हमरूता से रब्ता किया जाए, रब्ता हो और सड़क का फौरी तौर पे हो। फौरी तौर पर और हथलाने में पुख्ता सड़क जो ना हर सूरत में चाहिए, ज़रूरी है। जो उन्होंने वादे किए थे उसके मुताबिक जो है ना वो सड़क हमें दें ताकि हमारे मसाइल हल हों। कब ये मसाइल, आज तो दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हम हथलाने वाले उधर ही बैठे हैं जहाँ हम जो है ना वो 47 में बैठे थे। तो खुदा रहा ये उनको कि जो आपने वादे किए थे वो सिटी गवर्नमेंट, अगर नहीं तो फिर कोई और अमला या अमल तय करते। बिल्कुल मेरे साथ इस वक्त हथलाना के इस इलाके में मकामी सतह पे एक जिरका भी था मकामी मसाइल को लेकर। यहाँ मंढोल हजीरा का जो हल्का है, हल्का पूंछ 2, यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी और समाजी का रहनुमा बशारत अब्बासी मौजूद हैं, जो इस इलाके के मसाइल के हवाले से सोशल मीडिया पे भी मुतहर्रिक और जानदार किरदार अदा करते हुए इस इलाके को सपोर्ट करते हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बशारत साहब, आप सोशल मीडिया पे भी मुतहर्रिक नज़र आते हैं, इस इलाके के मसाइल को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? जनाब, जहाँ तक इस इलाके के मसाइल हथलाना की आवाज़ के अंदर हम शामिल हैं, जहाँ तक इस इलाके में ये तो बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम है। स्कूल इस इलाके में नहीं है और डिस्पेंसरी नहीं है और सड़कें आज के इस जदीद दौर में बंदा सोच नहीं सकता कि इस इलाके में कोई जो है ना पुख्ता रोड मौजूद नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि ये मैं हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, ज़िम्मेदारान को तवज्जो देनी चाहिए, इस हल्के इलाके के ज़िम्मेदारान को। और इस इलाके के अंदर मैंने देखा है बड़े लोगों के इस वक्त बड़ा रद्द-ए-अमल है कि इस तरह जो है ना वो अब उनके अपने मसाइल के हल के लिए वो बिल्कुल बड़ी भरपूर वो बेताब हैं। साहब, आपका ताल्लुक लाइन ऑफ कंट्रोल के हल्का से है, क्या आप समझते हैं कि दफ़ाई एतबार से भी ये ट्रैक बेहतरीन बन सकता है ताकि जब शेलिंग होती है तो उसमें हमारे लोग मुतासर होते हैं, तो ये दफ़ाई एतबार से भी आसानी हो सकती है? दफ़ाई एतबार से बिल्कुल आपने बहुत खूबसूरत क्वेश्चन किया है। दफ़ाई एतबार से बिल्कुल ये इलाका ज़रूरत तो बनता है कि इस इलाके में जो है ना वो ये यहाँ से रोड गुजरे और आगे जो है ना ताकि किसी भी मुश्किल वक्त में, क्योंकि ये जो सीज़फायर लाइन का इलाका है वहाँ तो किसी वक्त भी हालात वहाँ की कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पर हमेशा जो अमन रहेगा। जब बदअमनी होती है, जब शेलिंग होती है, जब इंडिया जो है ना वो बेभर्ती फौजें जो है वो आबादियों को निशाना बनाती हैं, तो फिर उनके लिए दूसरा सेकंड चॉइस और ऑप्शन यही होता है कि वो उन्हें महफूज पनाहगाहें दी जाएँ और वो महफूज पनाहगाह जो है वो ये इलाका हमारा बनता है। तो मैं कहता हूँ कि इस इलाके में रोड्स का होना, सड़कों का होना दफ़ाई नुक्ता नज़र से बहुत अहमियत का अमल है। चैनल के तवस्सुल से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, नई हुकूमत जो हमारे वजूद में आई है, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी अपने जज्बात और अज़ाइम का इज़हार कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि इस हुकूमत को भी और मौजूदा इस इलाके की लीडरशिप को भी अपना एक ऐसा भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। जो इलाके इतने महरूम हो चुके हैं, इंसानी हकूक़ से महरूम हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम हैं, और यही लोग हैं जो आपको वोट देते हैं, जो आपको कामयाब करते हैं, जो आपको असम्बली तक बचाते हैं, आपको जो है ना वो आपको इन अवाम के ज़रिए इज़्ज़तें मिलती हैं। तो मैं कहता हूँ कि बड़ी दर्दमंदाना अंदाज से मैं ये आवाज़ अपनी पहुँचाना चाहता हूँ इस इलाके की तरफ से, इन लोगों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, बुज़ुर्गों की तरफ से, यहाँ के इलाके के लोगों की तरफ से कि जनाब इन लोगों के मसाइल के हल के लिए तरजीह बुनियादों पर हकीमत अमली बनाई जाए और इनके जज्बात और एहसासात का ख्याल रखते हुए जो है वो इस इलाके में अपना तामीराती किरदार अदा किया जाए और रोड का जो मसला है वो फौरी तौर पर हल करने के लिए इक़दाम किए जाए। थैंक यू सो मच।